friends, this is Purvi, an expert of economics. I am going to take charge of your subject Indian economic development. आपने क्लास 11 में इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस पढ़े, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है. इस साल इन क्लास 12 you are going to study another two branches of economics, which is Indian economic development and macro economics. IED जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैंने कहा, आई एम गोइंग टू बी द कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दिस सब्जेक्ट. सो फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कि हम ये सब्जेक्ट में पूरे साल क्या पढ़ने वाले हैं. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे इंडिया की इकोनॉमी, जब से हमने इंडिपेंडेंस लिया तब से लेकर आज तक हमारी इकोनॉमी किस तरह से प्रोग्रेस हुई, हम कहीं कहीं पे थोड़ा सा पास्ट में भी एक पीप करके आएंगे, क्योंकि जब तक हमें हमारे पास्ट के बारे में पता नहीं चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलता है, तब तक हम हमारे प्रेजेंट को रैशनलाइज नहीं कर सकते. तो येस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड व्हाट आर इकोनॉमी इज राइट नाउ. जैसे आज अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, कैसी है, तो मोस्ट ऑफ यू विल हैव आंसर्स लाइक इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री. तो क्या हम हमेशा से ऐसे थे? वर वी ऑलवेज अ डेवलपिंग इकोनॉमी? ये क्वेश्चन का आंसर और ऐसे इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे. उसके बाद में वी विल मूव टूवर्ड्स कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद हमने किस तरह से हमारे इकोनॉमी की बागडोर हमारे हाथ में ली, हमने क्या गलतियां की, उस गलतियों से हमने क्या सीखा. उसके बाद में वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्टेन मैक्रो इश्यूज ऑफ आवर कंट्री लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ आवर नेबर्स विद अस एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट कि विच इकोनॉमी इज अ बेटर इकोनॉमी. जैसे कि हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलप का जो लास्ट चैप्टर है, कंपेरेटिव एनालिसिस बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज को इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट 1-2 साल के गैप में ही मिली है. पर आज ये तीनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करने जाए तो विच कंट्री स्टैंड्स वेयर. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Without wasting much time, let us move towards our chapter 1, that is the state of Indian economy on the eve of independence. जब हमें इंडिपेंडेंस मिला इन द ईयर 1947, हमारे कंट्री की क्या हालत थी. मैं चाहूंगी कि आप सब लोग आपका फोन ले और प्लीज गूगल द इमेजेस ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. Images of India on 15th August 1947. To your surprise, you will see their images are where people of the country are trying to manage their houses, and there are some people who are climbing the trains, and there is a sabotage and there is a massacre, and Delhi is the only place which is celebrating the independence. Rest in the entire country there is an unrest, there is insecurity, there are problems, there is widespread anguish and the hatred. ये थी हमारे कंट्री की हालत 15 अगस्त 1947. पता ही नहीं था कहां से शुरू करें. इस चैप्टर में हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा कि हमारी ये हालत कैसे हुई. हम किस तरह से एक सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को फ्रॉम 1st सेंचुरी टू 16th सेंचुरी. फ्रेंड्स, हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो. We were the eyeball of foreigners. कितने सारे लोग हमारी कंट्री में आए और उन्होंने हमें इन्वेट किया. Because of our resources, we were so rich with our resources. We were so rich with our inventions, with our technology. We were one of the most advanced countries until the East India Company came in our country. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आई और उसने देखा, आए थे बिजनेस करने के लिए ब्रिटिश, पर उन्होंने देखा यार यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता. ये एक ऐसी कंट्री है जिसको हम अगर कॉलोनी बना दें हमारी, तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतना फर्टाइल लैंड है, पेरिनियल
है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लोगों में एकता ही नहीं है. वी कैन डिवाइड एंड रूल. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द ब्रिटिश डिड. आए थे एज अ ट्रेडर्स, बन के रह गए यहाँ के साहूकार, बन के रह गए यहाँ के गवर्नमेंट. यस, in this chapter we are going to study what happened to India in this entire tenure of 200 years. 1700 के से शुरू हुआ कॉलोनियल रूल हमारी कंट्री में, और 1947 में एंड हुआ. तकरीबन 200 साल ब्रिटिश ने हम पे राज किया. तो क्या हुआ इन 200 सालों में, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ. एक सोने की चिड़िया बन गई माल न्यूट्रिश टर्की. एक सोने की चिड़िया बन गई, एक माल न्यूट्रिश्ड टर्की. हमारी कंट्री जो वंस अपॉन अ टाइम मानी जाती थी अ कंट्री ऑफ साइंस, अ कंट्री ऑफ इन्वेंशन, अ कंट्री ऑफ डिस्कवरी, अ कंट्री which is so rich with resources, a country which was an eyeball of the world, became one of the third world countries. How did this happen? This happened because of colonial rule. A country which was once upon a time a prosperous country, a country which had very high exports. We exported muslin, silk, indigo, spices, tea, coffee, etc. We had wonderful foreign trade relationships with China, Ceylon, Italy, Iraq, Saudi countries, etc. etc. We had wonderful waterways. हमारा बिल्कुल सब सेट था. पर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने कहा अब तो आपका ट्रेड सिर्फ हमारे साथ होगा, अब आप ये सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे. हमारे काफी सारे ऐसे एरियाज थे जिन पर ब्रिटिश रूल ने आके इतनी बुरी मोहर लगा दी कि जो हमारी रिचनेस थी, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी की साइन थी, सिंपल थी, दैट ऑल डिटोरिएटेड. और डिटोरिएशन शुरू हुआ इन डिफरेंट सेक्टर्स इन डिफरेंट वेज. So what are we going to study, my dear friends? We are going to study that how British rule, the colonial rule, affect agriculture sector, industrial sector, foreign trade, infrastructure and occupation of our country. 200 सालों में किस तरह से ये सारे सेक्टर्स धीरे 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 करके डिटोरिएट हो गए, स्टेगनेंट हो गए और बाद में बैकवर्ड हो गए. और 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, वी वर लेफ्ट विद अ सेमी फ्यूडल सिस्टम, वी वर लेफ्ट विद अ बैकवर्ड इकोनॉमी, अ स्टैग्नेटेड ग्रोथ एंड ऑलमोस्ट अ कंट्री व्हिच वाज अबाउट टू बी fragmented. We are going to study this in a little detail, but before that, let us try to understand कि हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या हुआ. So, after the last battle of Plassey, which was fought between Indians and British, ideally the colonial rule started in our country. How did the colonial rule gradually affect the different sectors of the economy? Now the entire chapter is going to be about that. Before that, let us try to understand that what was the state of Indian economy before colonial period. Before colonial period, our Indian economy was extremely prosperous, very well-to-do, rich with resources. Our foreign trade was always in surplus. Our relationships with the other countries were very, very cordial and very, very inviting. One of the biggest industries of our country before colonial period was handicraft industry and agriculture industry. We were also doing very well with our indigenous goods. Apart from that, when it comes to inventions, when it comes to science, when it comes to technology, we were doing excellently well there as well. I'm sure you all know about Aryabhatta. We were the ones who we were the first ones to invent zero. We were the first one to talk about Ayurveda. We were the first one to talk about the spirituality. Now, post-colonial rule. What was the scenario of our country post-colonial rule? मतलब जैसे ही ब्रिटिश का राज हमारी कंट्री में शुरू हुआ, हमारी कंट्री की क्या हालत हुई? When the British rule was going on, there were few economists in our country like Dadabhai Naoroji, William Digby, Cyrus Finlay और महानगोलिस. ऐसे काफ़ी सारे वीके आर वी राव,
These were few economists which were quite prominent names during the colonials. You will have to remember these names. ये सारी चीजें आपके NCERT में है. I would always recommend students to use NCERT और संदीप गर्ग. ये दो बुक्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड के प्रेपरेशन के लिए. इसके सिवाय कोई भी रेफरेंस बुक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी. नाउ वेरी फास्ट लेट अस स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग colonial rule was what the words I am using, please write those words. Always remember one thing, आप जब भी मेरा वीडियो देखें आप अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन और पेंसिल लेकर बैठे. मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि आपको क्या लिखना है. एग्रीकल्चर सेक्टर शुरू हुआ. एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको लिखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड, स्टैग्नेटेड एंड एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल. India was always an agrarian country. More than 75% of the people in our country were farmers. Hence, India was an agrarian country. Agriculture sector was a spine of our economy. Because ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर ही करते थे, ज़्यादातर लोग फार्मर्स ही थे. जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना, तो याद रखिए एक चीज़, आपकी पूरी जो बॉडी होती है वो पैरालिटिक हो जाती है. वही हुआ हमारे इंडिया के साथ. हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी, जो पहले इतना रिच, इतना प्रॉस्परस था, बिल्कुल डेंट पड़ा हमारे फार्मर्स पे. कैसे डेंट पड़ा? फर्स्ट थिंग दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट जमींदारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आपने फार्मर्स के बीच में डिवाइड एंड रूल करवा दिया. जो रिच फार्मर्स थे, जो जमींदार थे, उनको बना दिया साहूकार, उनको बना दिया ऑफिसर्स टू कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द फार्मर्स. अगर किसी रिच फार्मर ने मना कर दिया कि नहीं हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने फार्मर्स के पास से कैसे टैक्स कलेक्ट करें, तो उन्होंने अपने ऑफिसर को उनके सर पे बिठा दिया. तो अब लोग ऐसा सोचते थे वो कलेक्ट करें, इससे अच्छा हम लोग ही क्यों ना कलेक्ट करें. सो इस तरह से जमींदारी सिस्टम जो थी वो हमारी इकोनॉमी में आई. जमींदारी सिस्टम में क्या हो गया, जो रिच फार्मर्स थे अपने लैंड पे पुअर फार्मर्स को लैंड टील करवाते थे. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओनर्स ऑफ द लैंड आर डिफरेंट एंड द टीलर्स आर डिफरेंट. समझ में आ रहा है? तो आज जो लैंड टील कर रहा है वो ओनर नहीं है. पहले क्या था, द वंस हु वर द टीलर्स वर द ओनर्स. सो इस तरह से क्या हुआ, फार्मर्स के पास बहुत कम मोटिवेशन रहा एग्रीकल्चर करने का, क्योंकि वो जितना भी कमाते थे उससे मोर देन 70% ऑफ द इनकम जो थी वो उनकी टैक्स में चली जाती थी. अगर इस चीज को आपको और अच्छी तरह से समझना है तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड लगान. आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखी थी. आमिर खान की मूवी थी जो ऑस्कर्स में काफी नेम और फेम बटोरी थी. आप वो मूवी देख सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चले कि लगान जो था, टैक्स जो था, वो हमारे फार्मर्स पे कितना भारी था. दिस रियली डिटोरिएटेड द प्लाइट ऑफ आवर फार्मर्स. तो सबसे पहला जो डेंट पड़ा वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट जमींदारी, रयतवारी एंड महालवारी सिस्टम. उसके बाद में जो दूसरा इशू हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनियल रूल में हुआ वो ये था कि देयर वाज वेरी लेस इन्वेस्टमेंट व्हिच ब्रिटिश मेड इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. I'm talking about irrigation, I'm talking about canals, I'm talking about giving credit facility to the farmers. इस तरह की कोई भी हेल्प हमारे फार्मर्स को ब्रिटिश नहीं देते थे. बिकॉज ऑफ विच आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि अवर इंडियन फार्मर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वर फेटलिस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय फेटलिस्ट? आवर फेट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स. अगर मॉनसून अच्छे तो दिवाली, अगर मॉनसून बुरा तो दिवाला. समझ में आ रहा है? तो जब हमारे कंट्री में मॉनसून्स अच्छे नहीं होते थे तो फार्मर्स को बहुत हेल्प की ज़रूरत होती थी, पानी की ज़रूरत होती थी. उसके लिए हमको बनाने पड़ेंगे इरिगेशन फैसिलिटी, हमको बनाने पड़ेंगे ऐसे कैनल्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर को देना पड़ेगा जिससे वो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करे. ब्रिटिश नेवर टुक एनी इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच वॉज अगेन वन ऑफ द रीजन वाई एग्रीकल्चर सेक्टर slowly and gradually started deteriorating. And why were we expecting from British? Because British at that time was our government. आज आप लोग देखिए हमारे कंट्री में कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? गवर्नमेंट. उसी तरह से आई एम टॉकिंग अबाउट 17th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक, इन द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी टिल 1947 ब्रिटिश वाज आवर गवर्नमेंट, सो वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ओनली. सो ये था रीजन नंबर 2. रीजन नंबर 3 was commercialization of agriculture sector. Here when I say commercialization, please write it down in your notebook. It is a shift of
प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स क्रॉप टू कैश क्रॉप्स। जब फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स को ग्रो करने की जगह पे कैश क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। For students who do not know what are cash crops are those crops which are used as raw material in the industry. Secondly, why are they called cash crop? Because वो बहुत महंगे में बिकते हैं। गेहूं चावल का जो रेट होता है वो कम होता है, और जैसे कि मैं टोबैको की बात कर रही हूँ, ग्राउंडनट की बात कर रही हूँ, कॉटन की बात कर रही हूँ, इंडिगो की बात कर रही हूँ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनकी इनके 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 जो दाम होते हैं, इनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, hence they are called cash crops. तो what did British do? British shifted the farmers from food grains to cash crops. अब इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों ऐसा ब्रिटिश ने किया. Why did British incorporated commercialization in our agriculture sector? See what आप समझिए कि why British wanted India to be their colony. Why were they so desperate to make India their colony? Because उनके कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था in 17th century. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रोबस्ट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। जो चीजें पहले इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से होती थी, अब वो चीजें मशीन से होती। समझ में आ रहा है? तो आज जो इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो होता है रॉ मटेरियल। आज अगर मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना है मेरी कंट्री में, तो आई नीड कॉटन। कॉटन कहाँ से आएगा? इंडिया से।